दोस्तों, मैं हूं केवल जानी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारतम नॉलेज पे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने रिसर्च का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी मज़ेदार है और आपको एक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है वो भी इस वीडियो में दिखाई देगा। फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ बिहार पॉलिटिकल क्राइसिस ईयर 2015 के बारे में मेरी रिसर्च। बिहार में 2015 में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई थी, एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था। मैं आपको बताऊंगा वो पॉलिटिकल क्राइसिस किस चीज़ के बारे में थे और उससे बिहार की जो पब्लिक है, बिहार का जो पब्लिक सेक्टर उसको क्या इफेक्ट हुआ, वो मैं आज आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो 2014 में बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और तब माना जाता था कि नीतीश कुमार जो है वो गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी के जो है अपोजिशन में रहते हैं, उनके खिलाफ बोलते थे, उनके अगेंस्ट में बोलते थे। और जैसे कि आप जानते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तब नीतीश कुमार की जो पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, वो बिहार के लोकसभा इलेक्शंस में काफ़ी बुरी तरह से हारी थी, उनको बहुत ही कम सीट आई थी। तो नीतीश कुमार जो है उन्होंने एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम जो कहते हैं एक नैतिक जिम्मेवारी वो लेके उन्होंने सीएम की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। और उन्होंने कुछ उस वक्त वो रीजंस भी बताए थे कि वो पार्टी को जो कार्यकर्ता लेवल जो है वहाँ से वो इवेल्युएट करेंगे और रिजल्ट्स की समीक्षा करके और पार्टी को और मजबूत करेंगे। तो उन्होंने अपना जो सीएम का पोस्ट था वो छोड़ दिया था। और तब उनके ही मिनिस्टर्स में एक जीतन राम मांझी थे जो कि SC एंड ST वेलफेयर मिनिस्टर थे। उनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया बिहार का 2014 में, मई 2014 में, जबकि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब की ये बात है। जीतन राम मांझी को तब बीजेपी ने पपेट चीफ मिनिस्टर बताया था कि ये तो एक रबर स्टैंप है जेडीयू के, ये तो नीतीश कुमार के रबर स्टैंप है। और हालांकि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के काफ़ी कॉन्फिडेंट मिनिस्टर थे जो कि उनके नज़दीकी माने जाते थे। बीजेपी ने इस प्रकार के इल्ज़ाम जीतन राम मांझी पे लगाए थे कि नीतीश कुमार ने सिर्फ चीफ मिनिस्टर से वो उतरे हैं तो यहाँ पे अपना रबर स्टैंप बिठा के गए हैं ताकि वो दोनों तरीके से पार्टी और सरकार दोनों पे अपनी पकड़ बना सके। जीतन राम मांझी ने अराउंड 6 मंथ्स तक एज ए सीएम कंटिन्यू किया। उसके बाद थोड़ी कंट्रोवर्सीज में वो आ गए, जैसे कि उन्होंने अपर कास्ट के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिए, कुछ आर्मी के जवानों के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए, तो उसकी वजह से वो जो है सुर्खियों में रहते थे। फिर 2015 में जब जनवरी मंथ आया और उसका एंडिंग आया तब नीतीश कुमार को वापस सीएम बनना था, क्योंकि उन्होंने जो इवेल्युएशन करना था, जो समीक्षा करना था पार्टी का, जो इलेक्शन में लॉस हुआ था लोकसभा में, वो हो चुका था। तो उनको वापस जब सीएम बनना था तो उन्होंने ऐसे भी जीतन राम मांझी को तो टेंटेटिव स्टेट पे ही सीएम बनाया था 6 to 9 मंथ्स के लिए। तो उन्होंने इनको बताया कि आप अब उतर जाइए सीएम की पोस्ट से और मुझे वापस वहां पे जो है एस्टैब्लिश होना है। तब जीतन राम मांझी ने सीएम की पोस्ट से उतरने से मना कर दिया कि अब मैं नहीं उतरूंगा। यहाँ पे जो है बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस हुई जब जेडीयू 2 जुथों में बट गया। कुछ मिनिस्टर्स ऐसे थे जो जीतन राम मांझी को सपोर्ट कर रहे थे और बाकी का पूरा जेडीयू नीतीश कुमार के साथ था। 21 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 14 मिनिस्टर्स नीतीश कुमार के साथ थे, 7 मिनिस्टर जीतन राम मांझी के साथ थे। अभी मांझी उतर नहीं रहे थे, नीतीश कुमार को वापस सीएम बनना था। नीतीश कुमार ये मुद्दा लेके पटना हाईकोर्ट गए, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी तक गए। उन्होंने प्रणब मुखर्जी को बताया कि मेरे पास मेजोरिटी है, अगर आप कहें तो मैं सारे जो विधायक हैं उनकी परेड करवा दूं प्रेसिडेंट के सामने, 128 जो मेजोरिटी है उससे भी ज्यादा। लेकिन बीजेपी ने तब जीतन राम मांझी को सपोर्ट किया कि हमारे जो एमएलए है वो जीतन राम मांझी को सपोर्ट करेंगे, अगर ट्रस्ट वोट होता है तब जाकर। अभी पटना हाई कोर्ट ने जीतन राम मांझी पे कोई भी फाइनेंशियल बेस्ड डिसीजन लेने पे रोक लगा दी। हालांकि वो रोक बाद में हटा दी गई थी और गवर्नमेंट को उस रोक से हटा के फ्री कर दिया गया था कि फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। अभी कॉन्ट्रोवर्सी में जीतन राम मांझी फंसे हुए थे और उनको किसी भी हिसाब से अपनी चेयर बचानी थी। नीतीश कुमार को कैसे भी करके वापस बैठना था। नीतीश कुमार ने अपने प्रतिस्पर्धी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस से भी मदद ले ली ताकि उनकी भी जो सीट्स थी, उनके भी जो एमएलए थे, उनका सपोर्ट इनको मिल जाए। अभी जीतन राम मांझी ऐसा बता रहे थे मेरे पास 44 जेडीयू विधायकों का समर्थन है, कुछ 4-5 इंडिपेंडेंट का समर्थन है, बीजेपी सपोर्ट कर रही है, तो मैं जो है अपनी सरकार जो है यहाँ पे बना पाऊंगा और मेजोरिटी प्रूव कर पाऊंगा। जबकि नीतीश कुमार दावा कर रहे थे कि ज्यादातर जेडीयू विधायक उनके पास है और साथ ही साथ आरजेडी और कांग्रेस के विधायक भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ये कहना चाहते थे कि मैं वापस यहाँ पे मेजोरिटी प्रूव कर सकता हूँ। आखिरकार बिहार के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने यहाँ पे जीतन राम मांझी को बता दिया क्लियर वे में, आप 20 फरवरी को ट्रस्ट वोट हासिल कीजिए बिहार स्टेट असेंबली में।
जबकि नीतीश कुमार ने एक्यूज किया बीजेपी को कि बीजेपी जो है जीतन राम मांझी के पीछे बैकअप में है और इनको उकसा रही है जेडीयू के खिलाफ। जबकि तब के मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स वेंकैया नायडू जी ने बताया कि इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, जबकि ये जेडीयू की इंटरनल मैटर है और इंटरनल डिस्प्यूट है जिसमें जेडीयू जो है दो जुटों में बंट चुका है। अभी 20 फरवरी को जीतन राम मांझी को प्रूव करना था कि उनके पास मेजोरिटी है हाउस ऑफ बिहार यानी कि स्टेट असेंबली में, विधानसभा, बिहार विधानसभा में। एक दिन पहले तक जीतन राम मांझी ये कहते रहे कि वो 2 डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, 4 डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, उनके पास फिगर्स है, वो प्रूव कर देंगे। लेकिन 20 फरवरी में सुबह ही, मॉर्निंग में ही, जबकि ट्रस्ट वोट होना था उससे पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से। और उन्होंने ये बताया कि जो जेडीयू विधायक उनको समर्थन कर रहे थे वो होस्टाइल हो गए, वो अब उनको समर्थन नहीं कर रहे। ये एक्सक्यूज देके उन्होंने रिजाइन कर दिया। और फिर नीतीश कुमार ने जो है उनकी मेजोरिटी प्रूव कर दी गवर्नर के सामने, और उन्होंने फिर फरवरी एंडिंग तक में एज ए चीफ मिनिस्टर वहाँ पे ओथ ले ली, शपथ ले ली और वापस चीफ मिनिस्टर बन गए। जीतन राम मांझी ने उसके बाद, जैसे वो जेडीयू से सस्पेंड हो चुके थे और उनके साथ उनके कुछ विधायक भी सस्पेंड हो चुके थे जो उनको समर्थन दे रहे थे जेडीयू के, उन्होंने मिलकर एक नई पार्टी बना ली, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, HAM। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बनाने के बाद उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी के साथ। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा ली और इलेक्शंस भी उन्हीं के साथ लड़े थे और कुछ सीटें यानी कि 21 सीट्स पे उनको जो है गठबंधन में हिस्सेदारी मिली थी और अराउंड सम 4 और 5 सीट्स भी वो जीते थे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक हिलेरियस एग्जाम्पल है ये कि इंडियन बिहार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड क्राइसिस 2015, जब एक सबसे ज़्यादा भरोसेमंद विधायक को, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद मिनिस्टर को नीतीश कुमार उनकी जगह बिठाते हैं और खुद उतर जाते हैं सीएम की पोजीशन से, और पार्टी को मजबूत करके जब उन्हें रिटर्न करना है तब वो सीएम से उतरने के लिए मना कर रहा है कि मैं नहीं उतरूंगा, और उनको जबरन उतारना पड़ रहा है। और वो जेडीयू पूरी पार्टी जो है वो 2 गुटों में बट गई है, एक जीतन राम मांझी के साथ, एक नीतीश कुमार के साथ है, और फिर उनको उतारना पड़ रहा है और ट्रस्ट वोट हासिल नहीं कर पा रहा और वापस नीतीश कुमार बैठ जाते थे। यहाँ पे दोनों ही लोगों की सत्ता भूख और किस तरीके से बस पावर पे होल्ड ऑन रखना है ये दिखा रहा है। तो इस प्रकार का इंस्टेबिलिटी हुआ था और नीतीश कुमार ने फिर सीएम बनने के बाद सत्ता हासिल कर ली और आज भी वो बिहार के चीफ मिनिस्टर है। और जैसे ही जीतन राम मांझी वहाँ से बतौर चीफ मिनिस्टर उतरे तब से ज़्यादा आज तक उन्होंने कुछ हासिल नहीं कर पाए और उतना कोई सीरियस फिगर नहीं बन पाए वो बिहार में। आज भी लोग उनको सिर्फ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के नाम से ही जानते हैं। तो इस तरीके से बिहार में 2015 में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, जो कि काफ़ी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक शर्मजनक घटना है। और फ्रेंड्स, उसका इफेक्ट क्या हुआ होगा बिहार में, तो कोई ऑफिशियल इफेक्ट बाहर नहीं आया, लेकिन मेरी रिसर्च जो मैंने स्टडी की है बिहार के ऊपर, 2015 का बिहार का जो इकोनॉमिकल स्टेटस मैंने स्टडी किया है, तो मेरे हिसाब से 2014 मई से लेकर और 2015 मार्च तक जब ये सब चीज़ें हुई कि मांझी जी को बिठाया गया और उसके बाद उन्होंने 8-9 महीने वहाँ पे रूल किया, तो वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन में इनकेपेबल पाए गए थे। और फिर ये सब पॉलिटिकल राइवलरी एंड क्राइसिस हुआ तो नीतीश कुमार भी कुछ टाइम के लिए सिर्फ सत्ता के आसपास ही घूमते रहे, तो कुछ डेवलपमेंट नहीं देख पाए। तो वो जो 1 ईयर था, मई 2014 से लेकर मई 2015, तब बिहार में फार्मर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स की हालत काफ़ी ख़राब थी। उन्हें कोई सहाय नहीं मिल रही थी, ना ही कोई नई योजनाएं बन रही थी, क्योंकि सारा जो ध्यान था हर एक पार्टी का वो सिर्फ इस पॉलिटिकल सिनारियो पे था। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे स्मॉल ट्रेडर्स, MSME बिजनेस, फार्मर्स, उनको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी और बिहार का इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ा था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा बिहार 2015 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे रिसर्च। हम ये प्रार्थना करेंगे कि इंडिया में कभी ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो और हम चाहेंगे कि हमारा देश एक स्टेबल और मजबूत डेवलपिंग नेशन बने। आपने हमारा रिसर्च देखा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल भारतम नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस पर रिसर्च करते हैं और उस पर वीडियोस बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी जो आप हमारे वीडियोस है उसको देख पाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने जो रिव्यूज़ है वो कमेंट में मेंशन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।